हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके अंदर क्या है कि अभी लेटेस्ट में मुद्दा चला हुआ है। जब से संविधान लिखा गया था उसी टाइम से भी ये मुद्दा था, आज भी ये मुद्दा बना हुआ है। तो ये अपन इसके पक्ष में देखते हैं क्या चीज़ें हैं, विपक्ष में देखते हैं क्या चीज़ें हैं, फिर देश में संविधान में देखते हैं कि देखो कोई भी चीज़ होती है भावनाओं से नहीं चलती कि आदमी है उसको पढ़ा लिखा दिया उसको साक्षर कर देंगे तो क्या वो अपराध नहीं करेंगे। तो देखिए इस टाइप से चीज़ें उनके लिए कड़ा नियम बनाना जरूरी होता है। तो समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसका संविधान में क्या प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए क्या बोला है, उसके लिए पक्ष में क्या तर्क हैं, उसके विपक्ष में क्या तर्क हैं, उसमें बाधाएं क्या आ रही हैं और उसका निष्कर्षण क्या निकल रहा है, वो सारी चीज़ें आज इस टॉपिक में देखेंगे। ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दा है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने लेटेस्ट में मोदी जी ने अपने भोपाल भाषण में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। जब सरकार मेजोरिटी की है तो नो डाउट हो सकता है कि ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व में है तो ये वाद योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता कि आप इस टाइप का बना के ही हमें दो। ठीक है, देखिए सबसे पहले कहाँ पे है ये, अपन देखते हैं इसको। सबसे पहले ये अनुच्छेद 44 के अंदर है। अनुच्छेद 44 जो है उसके अंदर बोला गया है कि राज्य का क्या होगा, दायित्व होगा कि वो समान नागरिक संहिता बनाए। राज्य का क्या होगा, दायित्व होगा, राज्य का दायित्व होगा। क्या होगा, राज्य का दायित्व है, क्या दायित्व है राज्य का, समान नागरिक संहिता का निर्माण करे, समान नागरिक संहिता का निर्माण करे, समान नागरिक संहिता का निर्माण करें। राज्य का क्या दायित्व होगा, अनुच्छेद 44 में बोला गया है संविधान के अंदर कि राज्य का दायित्व होगा कि राज्य जो है वो समान नागरिक संहिता का निर्माण करे सभी लोगों के लिए। परिवार, देश एक परिवार है, इसके अंदर एक भाई के लिए दूसरा नियम चालू हो रहा है, एक भाई के लिए तीसरा नियम चालू हो रहा है, एक के लिए अलग नियम लागू हो रहा है। तो बोला जा रहा है कि भाई सबको एक जगह एक यूनिफॉर्म में लाया जाए, उनको सेम यूनिफॉर्म किया जाए। ठीक है, हाँ उनकी शादी की जो परंपराएं हैं वो हो सकता है अलग अलग हो, विवाह तलाक की परंपराएं हैं वो अलग अलग हो, पर्सनल लॉ जो है उनके अंदर चेंजमेंट किया जाए, सबको कॉमन किया जाए। अच्छी अच्छी चीजें जो हैं सभी धर्मों की, या सभी पर्सनल लॉ का मतलब क्या होता है कि एक धार्मिक रीति रिवाजों से चलने वाला नियम होता है, वो पर्सनल लॉ हो गए। तो उनके अंदर सारी चीजें, अच्छी चीजों का समावेश किया जाए और सभी को, महिला और पुरुष की बराबरी की बात होती है इसके अंदर, महिला पुरुष को बराबरी का अधिकार उनको दिया जाए। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 44 अपना क्या कहता है कि राज्य का दायित्व है, क्या दायित्व है कि समान नागरिक संहिता का निर्माण करें, समान नागरिक संहिता का निर्माण करें। देखिए अपने जो विधियां हैं वो दो प्रकार की विधि चलती है, दो प्रकार की अपनी विधियां चलती हैं। एक चलती है आपराधिक विधि, कौन सी चलती है, आपराधिक, आपराधिक विधि। आपराधिक विधि के अंदर क्या होता है कि ये सबके लिए सेम है, सभी धर्मों के लिए आपराधिक विधि जो है ये सेम है, सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए सेम है, लिए समान है। इसके अंदर आप यदि कोई भी लूट करते हो, डकैती करते हो, हत्या करते हो, कोई अपराध करते हो, कोई एक्सीडेंट करते हो, तो मोटर वाहन व्हीकल के तहत आपके समान क्या होगा, आपके ऊपर जुर्माना होगा, आपको समान सजा होगी। इसके अंदर सभी को समान दिया गया है, सभी धर्मों को। यहाँ पे कोई धर्म जाति विशेष कुछ नहीं देखा जाएगा। केवल आपने अपराध किया है तो उसके लिए क्या किया गया, सजा का प्रावधान किया गया। आपराधिक विधि के अंदर आप चोरी करते हो तो उसके अंदर चोर का धर्म थोड़े ना देखा जाता है। आप डकैती करते हो, डकैती करते हो, या किसी की हत्या करते हो, या कोई भी अपराध करते हो, या फिर मोटर वाहन व्हीकल के तहत आप कोई अपराध करते हो, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या है, सभी धर्मों के ऊपर समान है। अब ये मामला हो गया कि आपराधिक विधियां तो समान है, मामला कहाँ जाके अलग हो रहा है, तो मामला आगे जाके सिविल विधियां होती हैं। क्या है आपकी, सिविल, सिविल, या इनको दीवानी भी बोल सकते हो आप, दीवानी विधि, क्योंकि दो हैं अपने, कंटक शोधन और धर्मस्थलीय। कब अर्थशास्त्र के अंदर ये बातें लिखी गई थी वहां से ये चला आ रहा है कि अपनाल्य हैं, दो परंपराओं पे चलते हैं, दो नियम होते हैं, एक सिविल नियम होते हैं, एक आपराधिक नियम होते हैं। सिविल नियम जो होते हैं वो जमीन जायदाद जो भी है अपने पर्सनल आदमी से जुड़े हुए पैसों के मामले जो होते हैं वो दीवानी मामले होते हैं। अब इसको भी दो जगह बांट दिया, दो जगह बांट दिया। कौन कौन सी जगह बांटा देखो, इसके अंदर एक तो ये कहा कि आपका एक तो जीवन जो है वो सार्वजनिक जीवन है और निजी जीवन है।
क्या है, एक तो बताया सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक जीवन, और दूसरा बताया निजी जीवन, निजी जीवन। तो आपका सार्वजनिक जीवन है, दूसरा निजी जीवन है। तो सार्वजनिक जीवन की जो नियम है, यदि आप किसी दूसरे के साथ मिलकर कोई कंपनी खोल रहे हो, किसी दूसरे के साथ कोई व्यापार कर रहे हो, किसी दूसरे के साथ मिलकर कोई जमीन जायदाद ले रहे हो, तो वो क्या है आपके, ये भी समान है जीवन, ये भी समान है, समान है। जब आपको पता है कि 95% आपके नियम जो हैं, कानून जो हैं, संविधान जो है वो आपका बराबर है, तो अब मामला कितना परसेंट का रहता है, 5% का रहता है। वो 5% की बराबरी नहीं हो रही, उस बराबरी के अंदर क्या हो रहा है, महिलाओं को एक वस्तु समझा जाता है, सलेव दासी समझा जाता है, उस चीज को अपने को खत्म करना है। और ये जो आगे मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट दखल क्यों नहीं देता, भाई ऐसा मामला है तो वो भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्यों दखल नहीं देता। निजी जीवन के अंदर विवाह करते हैं अपन, भाई विवाह जो करते हैं वो मेरा पर्सनल मामला है कि भाई मैं किसके साथ विवाह करूं, कोई मेरे साथ करे या नहीं करे, वो उसका पर्सनल मामला है। तो विवाह का मामला हो गया, तलाक का मामला हो गया, तलाक जो लेते हैं अपन उसका मामला हो गया कि हाँ भाई तलाक जो है वो मैं किस, मतलब महिला और पुरुष दोनों को तलाक का अधिकार है हिंदू विवाह के अंदर, लेकिन मुसलमानों के अंदर केवल पुरुष जो है वो ही तलाक ले सकते हैं। उत्तराधिकार का है, उत्तराधिकार का है, उत्तराधिकार के अंदर हिंदू लोग क्या कहता है कि बेटा बेटी बराबर को हक दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम लोग के अंदर पुरुष की तरफ झुकाव होता है। अन्य लोग हैं, ईसाई है, क्रिश्चियन है, तो इनके अंदर सबके अंदर अन्य लोग की तरफ झुकाव रहता है। आगे देखिए कि उत्तराधिकार का नियम हो गया, कोई विरासत का नियम हो गया, विरासत उसी में आ जाती है, आप अपनी विरासत दादा दादी को, माँ बाप को या बेटा बेटी को किसको दे के जा रहे हो, वो विरासत का नियम हो गया। अब विवाद कहां पैदा हो रहा है इस मामले को देखते हुए, देखिए निजी जीवन जो है, इस निजी जीवन के अंदर ही क्या हो रहा है, कमियां आ रही हैं, इस निजी जीवन के अंदर ही कमियां आ रही हैं। इस निजी जीवन में सबके अलग अलग नियम है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, पर्सनल नियम बोला जाता है। पर्सनल हो, भगवान के जो जिस भाव में पूजते हैं, कोई ईश्वर अल्लाह जो भी है, आप जिस भी भाव में पूजते हैं, उसी भाव के अंदर जो परंपराएं चली आ रही हैं उनके आधार पर शासन जो हो रहा है। किसका, विवाह का वही नियम मानते हैं, तलाक का वही नाम मानते हैं, उत्तराधिकार का वो मानते हैं, और विरासत का जो है वो भी वही नियम मानते हैं। अब उन चीजों को क्या करना है, पर्सनल लॉ जो है उसको खत्म करना है, ठीक है। खत्म करके एक समान नागरिक संहिता लेके आनी है। उसके लिए अपन देखते हैं कैसे कैसे क्या होगा। देखिए विवाह की बात करते हैं, विवाह के अंदर ये सबके अलग अलग होते हैं। पर्सनल लॉ की बात करते हैं तो ये हिंदू के लिए अलग होगा। हिंदू, हिंदू नाम के अंदर हमने देखा अनुच्छेद 25 का जो 2 है उसके अंदर क्या बोला गया कि हिंदू में 3 चीजें होंगी। कौन होंगे, बौद्ध होंगे, बौद्ध होंगे, सिख होंगे और जैन होंगे। 3 चीजें बोला गया कि बौद्ध, सिख और जैन होंगे। इनके तो एक जैसे नियम है, इनके तो एक जैसे नियम है, बहुसंख्यक में भी आते हैं, लेकिन हिंदुओं में ये लोग किस में आते हैं, अल्पसंख्यक में आ जाते हैं। फिर एक अपना मुस्लिम लॉ चलता है, मुस्लिम लॉ चलता है। मुस्लिम लॉ जो है 1937 के शरीयत कानून से चलता है। किससे चलता है, 1937 का शरीयत कानून, शरीयत कानून के हिसाब से चलेगा। अब मुसलमान लोग जो हैं सेकंड नंबर पे हैं हिंदुओं के बाद में, तो नो डाउट विवाद का कारण पहले नंबर पे तो यही ऑब्जेक्शन उठाएंगे, ये शरीयत कानून के ऊपर चलता है। ये कह रहे हैं कि भाई हिंदू जो नियम है वो हमारे ऊपर थोपे जा रहे हैं, हमारे आगे शरीयत के कानून के अनुसार नहीं चलते। लेकिन हमें तो किसकी तरफ देखना है, हमें पुरुष और महिलाओं की बराबरी की बात करनी है, हमें दोनों को समान। यदि महिला पुरुष बराबर नहीं होंगे, क्योंकि एक पहिया यदि आप गाड़ी के साइकिल का लगा देते हो और एक एलपी का लगा देते हो तो वो गाड़ी चलती नहीं है, तो वो रुकावट बाधा पैदा करेगी। इसलिए उस बाधा को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना पड़ रहा है। तो शरीयत कानून की बात करते हैं। ईसाइयों के लिए अलग हैं, ईसाइयों के लिए अलग हैं, यहूदियों के लिए अलग हैं, पारसी लोग जो हैं उनके लिए अलग से कानून है, पारसी जो हैं उनके लिए अलग से कानून है। अब देखते हैं थोड़ा सा कि विवाह की बात करते हैं। विवाह, विवाह में एक तो होता है हिंदू, अलग अलग सबका अलग अलग है। जैसे हिंदू के अंदर विवाह करते हैं 7 फेरे का प्रावधान है, वहीं मुस्लिम के अंदर विवाह करते हैं तो निकाह कबूल है, ऐसे 3 बार बोलते हैं कबूल हो जाती है। क्रिश्चियन लोग विवाह करते हैं तो वो एक एक गिलास दारू का लेते हैं और एक एक सिप मारते हैं, कहते हैं विवाह हो गया।
और आग कुछ जगह अपन देखते हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह में क्या होता है, वहां पे महिलाएं बारात लेके आती हैं। तो ये विवाह का यूनिफॉर्म है, ये अलग अलग है, इसको चेंज नहीं करना। ये जो टाइप ऑफ मैरिज है इसको चेंज नहीं करना। आप कैसे भी विधि, कैसे भी आप अपने रीति रिवाज से विवाह करिए, हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें लेना देना हिंदू के अंदर क्या होता है, हिंदू के अंदर एक विवाह होता है, और एक विवाह के अंदर एक आदमी एक औरत से विवाह कर सकता है, बहुपत्नी यहाँ पे रख नहीं सकता। वहीं मुस्लिम जो है वो 3 से अधिक विवाह कर सकते हैं, 3 विवाह कर सकते हैं। दूसरी बात, हिंदू के अंदर यदि विवाह करते हैं तो लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर साइंस कहती है कि उसके अंदर जो पूरा डेवलप हो जाएगी, उसकी बॉडी जो डेवलप होती है वो 21 साल, 18 साल पहले था, अब 21 किया गया है, तो 21 साल के बाद में डेवलप होती है, ताकि उसके बुढ़ापे में कोई बीमारियां पैदा नहीं हो, ठीक है। आगे देखिए, मुसलमानों के अंदर क्या बोला गया है कि कामोरी होने पे, जवानी होने पे, तो उसका तो कोई डेफिनेशन नहीं है भाई, वो कब जवान हो जाती हैं, कि कुछ और 13 साल में लड़कियां, कोई 15-17, जो भी है वो फिजिकल मतलब अपना जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से भी अकॉर्डिंग होता है, तो उसका कोई दिया नहीं गया है कि हाँ भाई ये बराबर हो जाएगा। तीसरी बात बोला गया है कि उत्तराधिकार जो अपना विवाह जो होता है वो तलाक जो है, तलाक की बात करते हैं। तलाक, तलाक हिंदू और मुसलमान में क्या होता है कि हिंदू जो है तो वहां पे महिला भी तलाक ले सकती है और पुरुष भी तलाक ले सकता है, जबकि मुस्लिम के अंदर ये बात करते हैं तो केवल पुरुष और पुरुष तलाक ले सकता है। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि पुरुष प्रधान समाज हो गया, महिलाओं को तो एक वस्तु समझ ली कि आपने चाहा तलाक ले लिया, चाहा तो नहीं लिया, और आपने चाहा तो दूसरी शादी कर ली, ठीक है। तो कुछ लोग सियाणे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम धर्म में चले जाते हैं, क्योंकि हमारे तो यहाँ एक शादी होती है, उनके वहाँ कितनी 3 शादियां से ज्यादा अलाउ हैं, तो वहां पे वो चले जाते हैं। जैसे अपने मैंने बताया था कि भाई हरियाणा के मंत्री थे चंद्रमोहन, रातों रात चांदमोहन बन गए थे, क्योंकि उनको दूसरी शादी करनी थी। तो इस टाइप के मामले जो आते हैं उनको सबको सेम करना है, अपने को सिविल न्याय संहिता लेके आनी है। आगे देखते हैं, विवाह की बात, तलाक की बात करते हैं। तो तलाक के अंदर हमने देखा कि तलाक का एक रूप जो है ना, तलाक, तलाक है ना। तो तलाक का जो एक ये मामला जो अपना आया था, सायरो बानो केस की बात थी, किसमें थी, सायरो बानो केस, सायरा बानो। आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। सायरो बानो केस की मामला था, ये 2017 का था, 2017 का था। उसके अंदर भी पर्सनल लॉ के अंदर ही बदलाव किया गया कि तलाक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, तलाक हसन, तलाक अहसन और तलाक बिदत होता है। तो तलाक बिदत के रूप जो है कि जिसको 3 बार बोल देते हैं तलाक 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 है, वो विवाह अलग हो जाता है। तो उस 3 तलाक को ही खत्म किया गया, तलाक बिदत जो है उसको खत्म किया गया है साहबानो केस के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अपना कि भाई राज्य का क्या दायित्व होगा, राज्य का दायित्व होगा कि समान नागरिक संहिता बनाए, आपराधिक विधि जो है सबके लिए समान है। दिक्कत कहाँ पैदा हो रही है, सिविल मामले में। सिविल मामले के अंदर भी यदि सार्वजनिक मामला देखते हैं तो बराबर है, लेकिन निजी मामला देखते हैं तो सबका क्या है, अलग अलग है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं कि भाई इसके अंदर विवाद कहाँ पैदा हो रहा है, क्या अड़चने क्या आ रही हैं। देखिए, जब आपको पता है कि 95% सेम है, पूरे देश के लिए कानून है, सीआरपीसी की धाराएं कानून है, सभी मतलब सेम है 95% लोगों के लिए। 5% के लिए अलग है, भाई ये अपने व्यक्तिगत कानून है, व्यक्तिगत, जिसको व्यक्तिगत कानून भी बोल सकते हो आप, व्यक्तिगत कानून है, ये 5% जो है लोगों के लिए अलग हैं। तो इन सबको सेम करना है अपने को, इन सबको क्या करना है, सेम करना है, उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड बोला जाता है, ठीक है। तो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो इसके पक्ष में तर्क लेते हैं कि भाई हाँ, इसके पक्ष में तर्क लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो इसके पक्ष में जाते हैं, पक्ष के अंदर जाते हैं। पक्ष के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले है कि अपना जो देश है वो पंथ निरपेक्ष राज्य है। क्या है अपना देश, पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। यदि पंथ निरपेक्ष राज्य है अपना देश, क्योंकि पंथ निरपेक्ष की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई राज्य जो है उसका कोई राज धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों को प्रोत्साहन करने के समान अवसर देगा। तो जब आप सभी धर्मों को समान करने के अवसर दे रहे हो तो वहां पे धार्मिक नियम लागू करने की जरूरत कहाँ है भाई। जब पंथ निरपेक्ष राज्य है तो वहां पे धार्मिक नियम लागू करने की जरूरत कहाँ है। तो राज्य है तो धार्मिक नियम अलग से क्यों, धार्मिक नियम जो हैं वो अलग से क्यों हैं,
अलग से क्यों? तो ये अपना क्या हो गया, पक्ष में तर्क हो गया। पक्ष में तर्क की बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्योंकि ये महिलाओं के अंदर विभेद पैदा करता है कि मुस्लिम जो विवाह जो होता है वो खुद ही क्या होता है कि उसमें तलाक जो होता है, तलाक जो होता है तो क्या कर देते हैं, काजी जो कह देते हैं वही तलाक होगा। पर्सनल लॉ तो ये कह रहा है, उधर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कह देता है वो बातें नहीं होंगी, तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है काजी बड़ा है। दिक्कत यहाँ पे भी पैदा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के भी समझने में तकलीफ हो रही है कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट बड़ा है काजी बड़ा है, काजी कह देता है वो नियम लागू होंगे, हम जो कह देते हैं वो नियम लागू नहीं होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट किस लिए बना, फिर संविधान बनाने की जरूरत क्या पड़ी? यदि इसी टाइप की चलता है तो फिर इन सब चीजों की जरूरत क्या पड़ी? तो इनको बदलाव की जरूरत है ना। तो आगे क्या कहते हैं कि महिला पुरुष समान हो, सम्मान की बात करते हैं, महिला पुरुष समानता की बात करते हैं कि महिला और पुरुष जो है विवाह तलाक जो है दोनों पार्टियों को लेने का अधिकार हो, कि महिला भी तलाक ले सके और पुरुष भी तलाक ले सके। इधर दूसरी बात करते हैं उत्तराधिकार का नियम सबको समान हो, बेटा बेटी क्या हो, बराबर हो, तभी तो बेटा बेटी बराबर होंगे तो वही आगे जाके महिला पुरुष बनेंगे। भाई आज का बच्चे कल का क्या होगा, भविष्य होगा, तो वहां पे वही बदलाव करना, शुरू में भी बदलाव करना है, बीच की स्टेप में भी, वृद्धावस्था में भी बदलाव करना है, तीनों स्टेपों में बदलाव करेंगे तभी तो जाके एक साथ बदलाव होगा। ठीक है, आगे बोला गया है कि भाई जो अपना अनुच्छेद 15(3) है उसके अंदर बोला गया है कि महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य काम करेगा, महिलाओं के उत्थान के लिए नीतियां बना सकता है राज्य, तो ये महिलाओं का ही तो उत्थान करना है यहाँ पे। तो 15(3) का जो है वो क्या कहता है, महिलाओं का उत्थान, महिलाओं के उत्थान की नीतियां कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य क्या करेगा, नीतियां बनाएगा, महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य जो है वो नीतियां बनाएगा। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद जो अपना 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वो ये कहता है कि भाई यदि सामाजिक विकास के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, सामाजिक उत्थान के लिए यदि कोई कार्य किया जा रहा है, वहां पे संसद विधि बनाएगी और वहां पे धर्म आपके आड़े नहीं आएगा। क्या 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 कह रहा है अनुच्छेद 25? कह रहा है कि यदि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको है, लेकिन उसमें बोला गया है कि यदि सामाजिक उत्थान के लिए क्या कर सकती है, संसद विधि बना सकती है, उसके अंदर धर्म आड़े नहीं आएगा। तो धार्मिक मतलब आपका सामाजिक सुधार के लिए, किसके लिए, सामाजिक सुधार के लिए क्या कर सकती है, संसद जो है वो विधि बना सकती है, सामाजिक सुधारों के लिए संसद क्या करेगी, राज्य के बारे में बोला गया, राज्य विधि बनाएगा। और राज्य की डेफिनेशन अपने आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 के अंदर देखी, स्टेट गवर्नमेंट आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, लोकल गवर्नमेंट आ जाती है, और जो रिलेटेड जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो ऑफिसर्स होते हैं, वो प्राधिकरण जो होते हैं वो सभी आ जाते हैं। यदि राज्य सरकार इसमें मान लो अशोक गहलोत जी हैं, वो यदि कानून बनाते हैं या फिर आपके योगी जी कानून बनाते हैं तो वो एक राज्य विशेष पे रहेगा। लेकिन जब मोदी जी ने इस बारे में बोला है तो ये पूरे देश के ऊपर लागू होगा, क्योंकि अभी तक जो ये है ये एकमात्र राज्य गोवा है। कौन सा है, गोवा राज्य जो है उसके अंदर ये लगा हुआ है। गोवा राज्य जो देश का एकमात्र राज्य, बहुत बार पूछ लिया जाता है, गोवा एकमात्र राज्य है जिसके अंदर समान नागरिक संहिता लगी हुई है। आगे बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी बात करेंगे कि हम ऐसी परंपराएं जो हैं उनका परित्याग करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हो। क्या हो, महिलाओं के सम्मान के खिलाफ परंपराओं का क्या करेंगे, हम परित्याग करेंगे। तो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ परंपराएं जो होंगी, रूढ़ियां जो होंगी, उनका क्या करेंगे, हम परित्याग करेंगे। ये अपने किस में बोला गया, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बोला गया। ये बात तो हो गई यहाँ पे, ये अपने पक्ष के अंदर नियम हो गए। अब देखते हैं इसके विपक्ष की बात। इसके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने क्या किया, न्यायालय के निर्णय देखेंगे, न्यायालय के निर्णय देखेंगे। न्यायालय के निर्णय के अंदर सबसे पहले आता है साहबानो का केस आता है। बहुत फेमस केस था साहबानो केस था। कब आया था, 1985 के अंदर आया था। साहबानो के केस में क्या हुआ था कि ये 72 वर्ष की महिला थी, 72 वर्ष की महिला थी, और ये 72 वर्ष की महिला कहाँ का मामला था, एमपी का था, मध्य प्रदेश का मामला था। इनके जो हस्बैंड थे वो एडवोकेट थे, तो एडवोकेट थे इनके हस्बैंड, तो इन्होंने क्या, ये साहबानो को क्या कर दिया, इन्होंने तलाक दे दिया। तलाक दे दिया तो सरला बानो पहुंची सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट गई पहले तो, हाई कोर्ट गई। जब हाई कोर्ट के अंदर भोपाल जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है, उसने कहा
कि भाई हाँ ठीक है आपने तलाक दे दिया, तो ये बोली कि भाई मुझे गुजारा भत्ता चाहिए, गुजारा भत्ता चाहिए भाई, अब 72 साल की उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी। तो इधर हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, अपनी जो सीआरपीसी है ना, आपराधिक प्रक्रिया संहिता जिसको बोलते हैं, आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो है, उसका जो सेक्शन नंबर 125 है, धारा 125 है, वो ये कहती है कि हाँ भाई महिला का यदि तलाक हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है, गुजारा भत्ता दिया जाता है। लेकिन ये हिंदू लॉ के अंदर कहती है, मुस्लिम लॉ में तो ऐसा कहती नहीं है, ये हिंदू लॉ में कहती है। तो यहाँ पे वकील साहब को हाई कोर्ट ने बोला कि आप जो है साहबानों को क्या दो, गुजारा भत्ता दो। यहाँ पे जब गुजारा भत्ते की बात आई तो साहबानों के पति खुद वकील थे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। कहाँ चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने फैसला किया है वो सही है, सत्य है। बात 85 की है, 85 के अंदर राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने क्या किया कि प्रेशर में आके ये क्या किया गया था उस टाइम पे, दबाव में आके, क्योंकि राजनीतिक दबाव भी होता है, पॉलिटिकल पार्टियों का भी अपना एक दबाव होता है, और धार्मिक जो वोट बैंक की एक राजनीति होती है उसका भी एक दबाव होता है। तो उस वोट बैंक की राजनीति ने क्या कर दिया, इस 125 का जो सेक्शन है उसको ही खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। तो यहाँ पे क्या नहीं मिला, साहबानों को कुछ नहीं मिला, साहबानों जो है उनको कुछ नहीं मिला, गुजारा भत्ता इनको नहीं दिया गया। आगे जाके एक सरला मुदगल का केस आता है 1995 का, सरला मुदगल का जो केस है वो आता है 1995 का। उसके बाद ज्यादा सायरा बानो का इंपॉर्टेंट रहता है, किसका रहता है, सायरा बानो की बात करते हैं, सायरा बानो केस की बात करते हैं। सायरा बानो, सायरा बानो केस कब आया था, 2017 के अंदर आया था। 2017 के अंदर सायरा बानो केस आया था। ये महिला थी उत्तराखंड की, इसको रातों रात तलाक दे दिया गया। क्या कर दिया गया, तलाक दे दिया गया, बोल दिया कि तलाक है, तलाक है, तलाक है। ये मैडम हाई कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, कहा कि भाई सरला बानो केस के अंदर तलाक जो है इसमें क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया था, जिससे काफी लोगों ने विवाद भी किया था, काफी लोगों ने उसके विपक्ष में भी बोले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला दिया था, 3 तलाक को खत्म किया था। 3 तलाक, देखिए 3 तलाक, तलाक शब्द अभी भी बना हुआ है, तलाक जो है वो अपना अभी भी बना हुआ है, तलाक जो है वो अभी भी बना हुआ है। तलाक मैंने बताया था 3 प्रकार के होते हैं, तलाक हसन, ए हसन, ए हसन, और तीसरा है तलाक बिदत, तलाक बिदत, तलाक बिदत। इस तलाक बिदत का जो रूप है इसको खत्म किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला दिया। और अब मुस्लिम लॉ जो है उसके पर्सनल लॉ जो है, शरीयत कानून का लॉ जो है, शरीयत लॉ है 1937 का, उसके अंदर क्या किया गया, इसको खत्म किया गया, तलाक बिदत को खत्म किया गया। अब आगे देख लेते हैं कि इसके विपक्ष में क्या, इसकी बाधाएं क्या होती हैं, बाधाएं क्या है इसकी, बाधाएं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ रहे हैं अपन, इसकी बाधाएं क्या है। बाधाएं, इसकी सबसे पहली बाधा तो ये आती है कि भाई ये डीपीएसपी है, अनुच्छेद 44 जो है ये क्या है, 44 जो है वो डीपीएसपी है। और डीपीएस में अनुच्छेद 37 में क्या बोला गया है कि ये वाद योग्य नहीं है। इसका यदि आप उल्लंघन हो जाते हो, इसकी यदि आप पीआईएल लेके जाते हो या जनहित याचिका आप लेके जाते हो, तो कोर्ट को क्या करना पड़ता है, उसको रिजेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सुनवाई नहीं कर सकता। तो ये क्या है, वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, क्या नहीं है, वाद योग्य जो है वो नहीं है, क्या नहीं है, अपना जो अनुच्छेद 44 है जो सिविल नागरिक संहिता की बात करता है वो वाद योग्य नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। विधि बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। संसद के प्रधानमंत्री ने अब की बात बोले हैं, प्रधानमंत्री महोदय ने बोला है, तो मे भी चेंजमेंट आएगा इसमें, है ना। तो वाद योग्य है। आगे देखिए कि ये क्या है, वाद योग्य नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायपालिका का तो यहाँ रोल खत्म ही हो जाता है। संसद विधि बना के देगी, राज्य विधि बना के देगी, उस आधार पे लागू हो सकता है। लागू हुआ भी है, गोवा के अंदर चल रहा है, तो क्या दिक्कत है लागू करने में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या भारत के अंदर आती है राजनीतिक एकता। राजनीतिक दलों में एकता नहीं है, एकता नहीं है, या फिर राजनीतिक दल जो हैं उसमें सहमति नहीं है। क्या नहीं है, सहमति नहीं है।
राजनीतिक जो दल होते हैं उनके अंदर क्या है, सहमति नहीं है, राजनीतिक दल सहमति नहीं होती। क्या होता है देखिए, सहमति असहमति का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अब लागू हो रहा है तो जिस आदमी ने इसका समर्थन कर दिया, जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने इसका समर्थन कर दिया, वोट बैंक की राजनीति है, इसका समर्थन कर दिया तो क्या हो गया, वो मुस्लिम विरोधी हो गया। और यदि इसका समर्थन नहीं किया, इसका विरोध किया तो वो मुस्लिम समर्थक हो गया। तो क्या हो गया, ये राजनीतिक पार्टियों में भी एक ये जो है वो चीजें सेम नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि धार्मिक अधिकार जो है वो अपना एक विवाह का मूल अधिकार भी है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि अनुच्छेद जो 25 है, 25 जो है वो धार्मिक अधिकार है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये क्या है, इसके अंदर ही क्या है, विवाह का अधिकार भी है, विवाह का अधिकार भी है। उसके बाद यदि ये लागू हो जाएगा तो इसमें काफी चेंजमेंट आएंगे, सभी लोग जो हैं सभी लोग सेम हो जाएंगे, पूरे देश के अंदर सेम हो जाएंगे, तो ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा। अपना जो विकास का पथ है, अपन 5वीं महाशक्ति हैं जीडीपी लिहाज से, और यदि अपने परचेजिंग पावर के लिहाज से 3री महाशक्ति हैं, तो और ज्यादा इसके अंदर उछाल का मौका अपने को मिलेगा। महिला पुरुष समानता की बराबरी की अपन इसके अंदर बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद 15(3) क्या कह रहा था कि राज्य जो है महिलाओं के उत्थान के लिए विधि बना सकता है, जबकि कोई भेदभाव की बात नहीं करता, समानता की बात करता है, तो उनके लिए मौका दिया गया। तो यहाँ पे धार्मिक अधिकार को क्या माना गया, विवाह का अधिकार माना गया। और ये अपना मूल अधिकार बताते हैं लोग बाग कि ये मूल अधिकार है, इसके साथ संसद जो है वो छेड़छाड़ नहीं कर सकती, छेड़छाड़ करेगी तो उधर सुप्रीम कोर्ट बैठा है। तो ये जो अपना मामला है वो अलग हो जाता है। पंथ निरपेक्षता को इसी से जोड़ देते हैं कि भाई पंथ निरपेक्षता जो है वो अपना SR मामले में क्या रहा था, अपना संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर रहा है, उसमें बदलाव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता, वो अलग है, ये मामला अलग है। अब जहां पे 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात करते हैं वहां पे तो मामला ही दूसरा है। 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात करते हैं वहां तो वो तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप लोग जाओगे तो वहां पे जहां पे 6ठी अनुसूची लगती है, अनुच्छेद 371A जो है नागालैंड की बात करता है, नागालैंड, ये नागालैंड की बात करता है। अनुच्छेद 371A ये कहता है कि भाई नागालैंड के जो जनजातीय समुदाय हैं वो लोग अपने विवाह की जो परंपराएं हैं उनको बनाए रखो। क्या करें, जनजातीय समुदाय जो हैं वो अपनी विवाह की जो परंपरा उनको बना के रखो, उनको बनाने का अधिकार है। दूसरी बात, यहाँ पे नागालैंड वगैरह नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र होता है वहां पे तो आपके CRPC और IPC ये नियम लागू ही नहीं होते। वहां पे आपके ये नियम जो है आपराधिक नियम जो है, आपके जो आपराधिक नियम है वो भी लागू नहीं होते, समझौते के नियम वो हैं वो भी वहां पे लागू नहीं होते, उनको अलग से छूट दे रखी है संविधान के अंदर 371 के अंदर। तो यहाँ पे भी 371A के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जनजातीय क्षेत्र है और उस जनजातीय क्षेत्र में क्या होता है कि विवाह के अलग अलग रूप हैं। और दूसरी बात, विवाह जो है यहाँ पे भी विवाद का मुद्दा उठ सकता है, जनजातीय समुदाय जो है उनके लिए भी। हाँ, लेकिन इसके अंदर यूं का यूं बर्ताव रख के हो सकता है इसके अंदर कुछ आर्टिकल जोड़ा जा सकता है। तो ये बातें हो गई अपनी। आगे बात करते हैं कि जनजातीय जो समुदाय जो हैं वो अपने विवाह के क्या कर लेंगे, विवाह के लिए अपना जो विवाह के नियम जो हैं या रीति रिवाज जो है, परंपराएं जो है, उन सबको बनाने का अधिकार है। अब बात करते हैं इसका निष्कर्ष क्या लिखें, क्योंकि ये हो सकता है अभी RS इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है, आगे UPSC के अंदर मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, प्री का, क्योंकि ये लागू हो जाएगा तो नो डाउट हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जानने के लिए भी जरूरी है, रोज न्यूज़पेपर में आता है। निष्कर्ष की बात करते हैं तो निष्कर्ष, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कह दी, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि सरला मुदगल केस में भी कहा था, साहबानो केस में भी कहा था कि भाई मामले रोज रोज आ रहे हैं तो आप संसद को बोल रहे हैं कि भाई आप जो है सिविल नागरिक संहिता बनाइए। क्या कीजिए, सिविल नागरिक संहिता बनाइए या समान नागरिक संहिता बनाइए। समान नागरिक जो है वो संहिता आप बनाइए। तो संसद जो है इसके ऊपर विचार कर रही है। अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री मोदी जी का एक भाषण अपने आप में एक बहुत बड़ी इसके पीछे की कहानी बताता है कि हाँ ये चेंजमेंट होगा, क्योंकि अब सारी चीजें चेंज हो रही हैं। तो जब 95% आपके सेम कानून है पूरे देश के अंदर, हर प्रकार के कानून है, तो मात्र 5% कानूनी तो अलग अलग है और ये पर्सनल लॉ है।
तो ये आपको चेंज करने पड़ेंगे। ये आप चेंज करोगे तो आप जैसे लिव इन में रहते हो तो वो क्या करना पड़ेगा, आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा। दूसरी बात, आपकी प्रॉपर्टी होगी, विवाह का जो तरीका होगा सबका अलग अलग होगा, लेकिन तलाक जो करोगे तो फिर आपको सिविल नाले में जाना पड़ेगा। सिविल नाले में सबके बराबर लग जाएगी। यदि आप विवाह कर रहे हो कोई बात नहीं, उत्तराधिकार का यदि कोई मामला आता है, विरासत का यदि कोई मामला आता है तो वहां पे आपको सिविल नागरिक संहिता लग जाएगी। तो देखिए एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं फटाफट। क्या कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य का दायित्व आर्टिकल 34 के अंदर राज्य का दायित्व, 44 के अंदर दायित्व होगा कि समान नागरिक संहिता का निर्माण करें। आगे आपराधिक विधियां पूरे देश के लिए अलग हैं। विधियां दो प्रकार की हैं, आपराधिक विधियां और सिविल विधियां। सिविल विधियों के अंदर भी दो प्रकार से बांटा गया कि हाँ, सामूहिक विधियां जो हैं वो बराबर हैं, लेकिन जो पर्सनल विधियां हैं या जिनके निजी कह सकते हैं वो अलग हैं। विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार का मामला है, विरासत का मामला है, इन सब के अंदर समानता आ जाएगी। तो सभी धर्मों के अंदर समानता आ जाएगी, सर्वधर्म समभाव की भावना जो है वो पैदा हो जाएगी। दूसरी बात, अपना जो देश जो है वो विकास के पथ पे आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, महिला पुरुष के अंदर समानता बहुत जरूरी है। इसके पक्ष की बात करते हैं तो इसके पक्ष में धार्मिक पंथ निरपेक्ष राज्य है राज्य, तो ऑलरेडी धर्म के लिए अलग से नियम बनाने की जरूरत कहां से आ गई। फिर आगे बात करते हैं कि महिला पुरुष की समानता सशक्तिकरण की अपन बात करते हैं। महिलाओं को उत्थान के लिए राज्य जो है नीतियां बना सकता है। ऐसी कोई परंपराएं मतलब ऐसी परंपराएं सभी का हम त्याग करेंगे जो महिलाओं के उत्थान के खिलाफ हो, ठीक है, सम्मान के खिलाफ हो। आगे दो केस आए थे, अच्छे केस हैं, साहबाना केस और सायरोबानो केस है। साहबाना केस के अंदर क्या बोला गया था कि हाँ, इनको गुजारा भत्ता दिया जाए, लेकिन प्रेशर इतना बढ़ गया था कि जो आपकी सीआरपीसी की धारा आपराधिक प्रक्रिया दंड संहिता जो है उसकी धारा 125 के अंदर इसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। आगे 3 तलाक सायरा बानो केस के अंदर ये ऐतिहासिक फैसला जब दिया गया है तो आगे दिया जा सकता है। ये सारा काम किसके ऊपर डिपेंड होता है, आपका संसद के ऊपर डिपेंड होता है। आगे देखिए 44 के अंदर डीपीएसपी धारा 37 अपना जो अनुच्छेद 37 क्या कहता है कि ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता, हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। आगे राजनीतिक दलों में एकरूपता नहीं है, समानता नहीं है, है ना, उनके अंदर सहमति नहीं है तो भी लागू होने में दिक्कत आ रही है। फिर अनुच्छेद 25 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसको विवाह का अधिकार जोड़ते हैं और उसी से पंथ निरपेक्ष जोड़ के उसको कहाँ ले जाते हैं, मूल ढांचे में ले जाते हैं जहां कोई लेना देना ही नहीं है। आगे अनुच्छेद 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है, 6ठी अनुसूची जहां पे लागू होती है वहां पे अपने आईपीसी सीआरपीसी लागू नहीं होती। वहां पे स्पेशल क्या बोला गया, 371 ए के अंदर बोला गया नागालैंड के लिए स्पेशल प्रावधान किया गया कि नागालैंड के जनजातीय जो क्षेत्र है वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने विवाह की जो परंपरा है उसको बनाए रखने का उनको क्या दिया गया है, अधिकार दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए कि इसका निष्कर्षण क्या लिखेंगे। इसका निष्कर्षण जो होगा अपना पॉजिटिव, इसका निष्कर्षण लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। बाय, धन्यवाद। टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है।